नमस्कार साथियों, बहुजन संगठक पर आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल रावत। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुजन समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वह तत्कालिक मुद्दा भी है। वह है यूजीसी एक्ट 2026। साथियों, ये एक्ट 14 जनवरी 2026 को भारत सरकार की गजट में प्रसारित हुआ था और ये एक्ट उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकना और समानता लाने के लिए लाया गया था। और इस एक्ट को भारत का सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में लाया गया और सर्वोच्च न्यायालय ही 29 जनवरी को इस पर स्टे दे दिया। साथियों, ये एक्ट क्यों लाया गया, इसका लाने का क्या उद्देश्य था और इसको किसके द्वारा लाया गया था, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप साथ बनाए रखें। साथियों, इस एक्ट की शुरुआत हुई थी 2019 में। जिस कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी की थी, उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लॉ के मास्टर की और कोलंबिया लॉ स्कूल की मेरिट अवार्डेड वकील दिशा वाडेकर ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित केस दायर किया। पायल तडवी की मां आबिदा तडवी और रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला की याचिका के संबंध में डीप रिसर्च और विश्वविद्यालय के तमाम जातिगत आंकड़ों और पूरे वाद विवाद से इस एक्ट को लाने में मदद की गई। 2023 में भारत सरकार ने राज्यसभा में ये वक्तव्य दिया कि 2019 से 2021 के बीच में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के 98 छात्रों ने आत्महत्या की है और यह आत्महत्या की रेट 118% बढ़ी है। साथियों, ये भारतीय संसद की शिक्षा की संसदीय समिति ने 31 सदस्यीय संसदीय समिति ने ये रिपोर्ट अनुमोदित की थी और इस समिति में राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 21 सांसद थे और सभी पार्टियों के थे, जिसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के थे। साथियों, ये एक्ट सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया था, इसमें कोई वाद विवाद नहीं था और यूजीसी ने इस एक्ट को लागू भी कर दिया। लागू करते ही यहाँ के तथाकथित सवर्ण समाज के लोग उसके विरोध में हो गए। साथियों, ये एक्ट क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये एक्ट
सिविल एक्ट है। और यदि इस एक्ट से कोई छात्र अपराध करता हुआ पाया भी जाता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं है इस एक्ट में। मात्र उस छात्र से शपथ पत्र लिया जाएगा और उसकी काउंसलिंग होगी। उससे ये काउंसलिंग होगी कि भैया ये जातिगत अत्याचार और ये भेदभाव अच्छी बात नहीं है, और यदि इस बार तो आपको छोड़ दिया जाता है, और यदि दोबारा भी यही गलती करेगा तो तेरे को संस्थान से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें कौन से क्रिमिनल एक्ट है ये? पहले तो उसको समझाया जाएगा कि जो तू कर रहा है, जो गलत कर रहा है, दोबारा मत करना। मात्र शपथ पत्र लिया जाएगा। साथियों, ये एक्ट नया भी नहीं है। 2012 का जो एक्ट था उसी का विस्तार है। 2000 के एक्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ही इसमें शामिल किया गया था। हाँ, इस 26 के एक्ट में ओबीसी भी शामिल है, ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। दूसरा, उससे पहले वाला 2012 का जो एक्ट था वो एक सदस्यीय था और उसमें संस्थान की बचाव करने की वजह से उसमें सिर्फ लीपापोती होती थी और उसका कोई फायदा भी नहीं होता था। क्यों? वो कमेटी वीसी बनाता था और वीसी चाहता था कि हमारे संस्थान का बदनामी नहीं हो। और इसमें इस एक्ट में बहु सदस्य की कमेटी भी है, उसमें एनजीओ भी है। वीसी के अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी जिसमें प्रोफेसर भी है, रजिस्ट्रार भी है और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी है। साथियों, और इसमें भी कोई ज्यादा बदलाव होने की कोई आशा नहीं था कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर तथाकथित सवर्ण है, प्रोफेसर भी वही हैं, तो ये इसमें भी कोई ना मिलने का आशा बहुत कम है। लेकिन एक्ट का विरोध इतना तगड़ा किया जाता है, वो कौन करवा रहा? इस भारत सरकार की तथाकथित सपोर्टर ही इसके विरोध कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? कि ये लागू नहीं हो। इसके खिलाफ एक मृत्युंजय तिवारी नामक ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दो ब्राह्मण जज सुनवाई करते हैं। एक चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जो हरियाणा के हैं, दूसरा बंगाल के न्यायमूर्ति बागची है। ब्राह्मण केस करता है और ब्राह्मण ही सुनवाई करता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में तो ब्राह्मण बड़ियों का क्लब है, ये मैं नहीं कहता। ये कुणाल कामरा ने अपने पॉडकास्ट में भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मण बड़िया आर्बिट्रेज सेंटर है। और इस सुनवाई में जो यूजीसी का वकील है वो भी अपने एक्ट के समर्थन में कोई दलील नहीं दे रहा। यानी एक तरफा कार्रवाई होती है। 29 जनवरी को इस एक्ट पर स्टे दे दिया जाता है। साथियों, एक तरफा SC ST OBC का कोई पक्ष नहीं सुनाया जाता है और यूजीसी सरकार के नीचे है, तो जो सरकार चाहती है वैसा ही वकील बोलता है। तो ये एक्ट स्टे हो जाता है। इससे क्या बहुजन समाज को क्या सबक मिला? बहुजन समाज को ये सबक मिला कि आपको सुप्रीम कोर्ट में
न्याय नहीं मिल सकता। कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले देने वाला भी ब्राह्मण जजेज हैं। और ब्रिटिश भारत में 1919 में ब्राह्मणों को जज बनाने के लिए रोक लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता और ये जाति देखकर फैसला करते हैं। और आज स्वतंत्र होने के बाद में इन लोगों का कब्जा हो जाता है और ये कभी भी बहुजन समाज के पक्ष में आज से पहले भी कोई फैसला नहीं दिया है और आगे देने की तो उम्मीद मुझे तो कम ही लग रही है। दूसरे, ये चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक भ्रष्टाचार के केस में भी शामिल है, जो ये कारवां नामक की पत्रिका में भी छपा था। तो साथियों, ये जो कॉलेज से जज बनते हैं वो भाई भतीजावाद अंकल जज होते हैं, जो एक जज दूसरे जज को नियुक्त करता है। किसी भी लोकतंत्र देश में जज को नियुक्त नहीं करता, लेकिन 1992 से ये प्रथा चालू हो जाती है और जज बनाने का जो अधिकार सरकार और राष्ट्रपति के पास में था वो छीन लिया जाता है। मीडिया इन तथाकथित सवनों का है, हर जगह इनका कब्जा है। तो मैं बहुजन समाज से ये अपील करता हूं कि यदि आपको न्याय चाहिए तो सबसे पहले ये कोलेजियम सिस्टम से बढ़ने वाले जजों का विरोध किया जाना चाहिए और ये मांग कर किया जाना चाहिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में संख्या के अनुपात में हमारे जजेज होने चाहिए। आज तक आदिवासी कोई जज नहीं बना और अभी भी प्रेजेंट में भी नहीं है। एससी का एक जज है, ओबीसी का कभी एक दो होंगे, यानी बहुजन समाज का नील बट्टा सन्नाटा जुडिशरी में नहीं है। मीडिया में तो मैनोस्ट्रीम मीडियम तो वैसे ही नहीं है। दूसरा, बहुजन समाज को सड़कों पर उतरकर न्यायपालिका और सरकार का विरोध करना चाहिए और बहुजन समाज को ये भी सोच लेना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। अब उनको दोस्त दुश्मन का भी पहचान कर लेना चाहिए। और देश में बहुजन समाज की आबादी लगभग 90% है और मात्र 10% उन पर शासन कर रहे हैं। ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि बहुसंख्यक के ऊपर अल्पसंख्यक राज कर रहे हैं और ये भारत में ही है। साथियों, अब आपको अपने वोट की कीमत भी पहचाननी होगी और ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है और खुद का राज लेना है। तो इस एक्ट से जो तथाकथित सभ्य समाज है, शासक जाति है, उनका भी मुखौटा उतर जाता है। साथियों, मुझे लगता है ये यूजीसी एक्ट लाने में और इसको रुकवाने में भारत सरकार का ही योगदान लगता है, क्योंकि अभी जो जातिगत जनसंख्या के कागज निकले हैं उसमें ओबीसी का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। भारत सरकार ये कहती थी कि इस बार की जातिगत जनगणना जातिवार होगी और इसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोपेगेंडा रचा गया है। दूसरा, मुझे ऐसा भी अंदेशा है कि वामसेक नामक एक बहुजनों का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, वो 22 फरवरी को भाजपा की मात्र ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के हेड ऑफिस पर इनका प्रदर्शन भी है। तो हो सकता है
इन दोनों मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये नाटक किया गया होगा। तो बहुजन समाज को अब सतर्क हो जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 22 फरवरी नागपुर में जो वामसेव का प्रदर्शन है उसमें भी भाग लिया जाना चाहिए। और जो जातिगत जनगणना का जो विषय है उसको कभी भी डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। और ये बात पूरे बहुजन समाज को याद रखना होगा। साथियों, ये वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा वो तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हो और भी अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय बहुजन समाज।